हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी के गद्य और काव्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 12 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी को होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है, हिंदी का एग्ज़ाम आता है 100 मार्क्स का, जो कि हमारा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप चाहे तो 100 में से 99 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और देखिए, आज की वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गद्य और काव्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मार्क्स आप इसी वीडियो को देखकर कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी की गद्य विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी। और फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपकी अभी तैयारी हो गई है क्लास 12 हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न की, गद्य और पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पोत्तरीय प्रश्न की, तो देखिए आपके लिए वीडियो और भी खास होने वाली है। इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आप कमेंट में इनका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1 का A, B, C या D कौन सा सही होगा, 2 का A, B, C या D कौन सा सही होगा। इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। और फ्रेंड्स, कॉपी पे नोट डाउन जरूर करना और कमेंट में लिख कर बताना कि आपके 50 में से कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, ध्रुव स्वामिनी की गद्य विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक या जीवनी। तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा 1 का A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, बात करें ध्रुव स्वामिनी की, तो ध्रुव स्वामिनी गद्य विधा है किसकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध और उनकी अंतिम नाट्य कृति है, जिसे उनकी श्रेष्ठतम नाट्य रचनाओं में से एक माना जाता है। तो ध्रुव स्वामिनी क्या है, ध्रुव स्वामिनी है नाटक। ये नाटक विधा है, यानी कि 1 का C बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2, आवारा मसीहा जीवनी कृति के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा जीवनी कृति के लेखक है ऑप्शन A अमृत राय, ऑप्शन B है राहुल सांकृतन, ऑप्शन C है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ऑप्शन D है विष्णु प्रभाकर जी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 2 का A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, बात करें आवारा मसीहा की, तो आवारा मसीहा किसकी जीवन कृति के लेखक है, तो आवारा मसीहा जीवन कृति के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है, तो कल्पलता, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका या कल्पवृक्ष। तो बताइए A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है, तो देखिए कल्पलता भी है, कबीर भी है और हिंदी साहित्य की भूमिका भी है। तो जो नहीं है वो नहीं है कल्पवृक्ष। तो जो नहीं है वही हमसे पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस बार तो आपसे ऐसे पूछा गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, कल्पवृक्ष। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति है, तो आपको पता होना चाहिए कल्पलता, कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाइएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा आपके 50 में से कितने आंसर सही हुए हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है पांचजन्य, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा या उद्दंत मार्तंड। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि प्रश्न नंबर 4 का A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है पांचजन्य, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा संपादित पत्र है पांचजन्य। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5, जैनेन्द्र कुमार की रचना है ऑप्शन नंबर A वातायन, ऑप्शन नंबर B है बाजे पायलिया के घुंघरू, ऑप्शन नंबर C है मातृभूमि और ऑप्शन नंबर D है साहित्य सहचर। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि जैनेन्द्र कुमार जी की रचना कौन सी है, वातायन, बाजे पायलिया के घुंघरू, मातृभूमि या साहित्य सहचर। तो बात करें जैनेन्द्र कुमार जी की, तो इनकी रचना है वातायन, जो कि एक कहानी संग्रह है।
तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6। तो इसमें हमसे पूछा गया है निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी है केदारनाथ अग्रवाल और ऑप्शन नंबर डी है हमारा गिरजा कुमार माथुर। तो आपको इसमें बताना है कि प्रगतिवादी कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल जी या गिरिजा कुमार माथुर जी। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रगतिवादी कवि कौन से नहीं है, तो गिरिजा कुमार माथुर जी नहीं है। तो देखिए प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं, एक तो त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, दूसरा केदारनाथ अग्रवाल जी हैं और तीसरा नागार्जुन जी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 7, तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी किसने कहा है। तो तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी किसने कहा था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए बात करें तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी किसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए है गाजानन माधव मुक्तिबोध ने, ऑप्शन नंबर बी है रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी सी है डॉक्टर नामवर सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर डी है सचिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञे ने। तो आपको कमेंट करके बताना है 7th का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें तार सप्तक के कवियों को राहु के अन्वेषी किसने कहा था, तो कहा था सचिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञे जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन अज्ञे जी ने किस लिए कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि प्रयोगवादी कवियों को एक नई राह खोजने वाले के रूप में दर्शाने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा गया है रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उसकी कृति का एक गलत युग्म है। तो हमें इसे पहचानना है कि रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उसकी कृति का एक गलत युग्म कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है महादेव वर्मा यामा के लिए, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था चिदम्बरा के लिए, ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था परशुराम की प्रतीक्षा के लिए, और देखिए ऑप्शन नंबर डी है अज्ञे को मिला था कितनी नाव में कितनी बार के लिए। तो आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार और रचनाकार, तो देखिए महादेव वर्मा जी को यामा के लिए मिला था, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला था, और बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी को, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को परशुराम की प्रतीक्षा के लिए नहीं बल्कि उर्वशी के लिए मिला था, उर्वशी के लिए मिला था। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि से सम्मानित उसकी कृति का एक गलत युग्म है। तो गलत युग्म कौन सा है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी वाला गलत है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए मिला था, परशुराम की प्रतीक्षा के लिए नहीं मिला था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो महादेव वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 9। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है लोकायतन, साकेत, तुलसीदास या बुनी हुई रस्सी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है लोकायतन, साकेत, तुलसीदास या बुनी हुई रस्सी। तो बात करें मैथिली शरण गुप्त जी की काव्यकृति की, तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जी की काव्यकृति है साकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 10। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। तो आपको इसमें से बताना है इसमें से कौन सी धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। फर्स्ट है ए पार्ट है हमारा कनुप्रिया, बी पार्ट है बंद गली का आखिरी मकान, सी पार्ट है धूप के धान, और डी है सूरज का 7वां घोड़ा। तो आपको बताया धर्मवीर भारती की रचना नहीं है कनुप्रिया, बंद गली का आखिरी मकान, धूप के धान या सूरज का 7वां घोड़ा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 10 का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें धर्मवीर भारती जी की, तो इनका है धूप के धान, इनकी रचना नहीं है। तो कौन कौन सी, एक तो कनुप्रिया है, एक बंद गली का आखिरी मकान है, और एक सूरज का 7वां घोड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। तो इसमें हमसे पूछा गया प्रेम सागर के रचनाकार है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल रिपीट होता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो अगर आपने 50 बहुविकल्प पे प्रश्न कर लिया तो आपके 10 में से 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो कि 2019 से 2025 तक बहुत बार पूछे गए हैं, और इस बार भी इनके आने के 101% चांस है। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 में हमसे पूछा गया था प्रेम सागर के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर ए पंडित लल्लूलाल जी, ऑप्शन नंबर बी है सदल मिश्र जी, ऑप्शन नंबर सी है गंग कवि जी, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रेम सागर के रचनाकार है पंडित लल्लूलाल, सदल मिश्र, गंग कवि, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें प्रेम सागर
के रचनाकार कौन है? तो ये है पंडित लल्लूलाल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में हमसे पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन नंबर सी है पंडित जुगल किशोर जी, और ऑप्शन नंबर डी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। तो जल्दी से बताइए सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो देखिए बात करें सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार की, तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो इनकी रचना है वो 1875 ईस्वी में आई थी, और इसका उद्देश्य सत्य और असत्य में भेद करना था। तो सत्यार्थ प्रकाश का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सत्य और असत्य में भेद करना, और ये जो इनकी रचना आई थी वो आई थी 1875 ईस्वी में। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13 है हमारा, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक है। तो आपको कमेंट करके बताना है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक है प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी, या लाला श्रीनिवास दास। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 13 का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक है, तो ये हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 14। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 में है, उसने कहा था कहानी के लेखक है प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या पदम सिंह शर्मा जी, या जयशंकर प्रसाद जी। तो आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन से हैं। तो देखिए उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए उसने कहा था ये एक प्रसिद्ध हिंदी लघु कथा है जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 15। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी, ऑप्शन नंबर बी है रायकृष्ण दास जी, ऑप्शन नंबर सी है वियोगी हरि जी, और ऑप्शन नंबर डी है बाबू गुलाब राय जी। तो आप कमेंट करके बताइए 15 का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के लेखक कौन से हैं? पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी, रायकृष्ण दास जी, वियोगी हरि जी, या बाबू गुलाब राय जी। तो देखिए यहाँ पर 15 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरी सफलताएं निबंध संग्रह के लेखक है बाबू गुलाब राय जी। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 16। तो भारत 12 मासा कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण दास जी, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप नारायण मिश्र जी, ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और ऑप्शन नंबर डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए भारत 12 मासा कविता के रचयिता हैं। तो देखिए बात करें भारत 12 मासा कविता के रचयिता की, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होता है, क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो देखिए यानी कि आपको क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने भी पेपर सेट आए हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके 100 में से 100 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। और देखिए हिंदी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ना तो आपके 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और इससे आपकी परसेंटेज भी अच्छी होगी। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आपको क्या करना है, आपको पिछले 5 वर्षों में आए हुए जितने भी MCQ प्रश्न हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 है, रसा किसकी उपनाम है। तो आपको बताना है रसा किसका उपनाम है। प्रताप नारायण मिश्र जी का, माखनलाल चतुर्वेदी जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें रसा की, तो रसा किसका उपनाम है, तो रसा उपनाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रसा किसका उपनाम है, तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 18। इसमें हमसे पूछा गया कवि कर्तव्य किसका निबंध है। ऑप्शन नंबर ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन नंबर बी है विद्या निवास मिश्र जी का, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और ऑप्शन नंबर डी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 18 का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें कवि कर्तव्य निबंध संग्रह की, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कवि कर्तव्य किसका निबंध है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का।
अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 19। तो देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया तुलसीदास काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत जी, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद जी। तो तुलसीदास काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास काव्य संग्रह के जो रचयिता हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यह कविता संग्रह गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। तो कौन है तुलसीदास काव्य संग्रह के रचयिता? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इन्होंने जो कविता संग्रह लिखी थी वो गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 20 है उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रा नंदन पंत जी का, ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद जी का, या ऑप्शन नंबर डी है महादेव वर्मा जी का। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, सुमित्रा नंदन पंत जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, या महादेव वर्मा जी का। तो देखिए बात करें उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म हुआ था 1806 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, या 1906 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में। तो देखिए बात करें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ था, यानी कि कौन से सन में हुआ था। तो देखिए बात करें कन्हैया मिश्र प्रभाकर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 मई 1906 ईस्वी को। कब हुआ था? 29 मई 1906 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 29 मई 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में हुआ था। किसका जन्म? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। यानी कि देखिए सन क्या है? 1906। तो यही हमें बताना था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी, यानी कि 22 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था 1909 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, या 1924 ईस्वी में। तो देखिए बात करें गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म कब हुआ था, तो फिर देखिए गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म हुआ था 22 अगस्त 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 22 अगस्त 1919 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था तो 22 अगस्त 1919 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 24। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस जनपद में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बलिया, ऑप्शन नंबर बी देवरिया, ऑप्शन नंबर सी है गाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी है प्रतापगढ़। तो देखिए बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था तो ये हुआ था बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 25। तो इसमें हमसे पूछा गया डैश डैश वसुधा नामक पत्रिका के संपादक का नाम है। तो आपको इसमें बताना है वसुधा नामक पत्रिका के संपादक का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप नारायण मिश्र जी, ऑप्शन नंबर सी है हरिशंकर परसाई जी, ऑप्शन नंबर डी है महादेव वर्मा जी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी, यानी कि वसुधा किसकी पत्रिका है? तो ये है हरिशंकर परसाई जी की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने कालों में बांटा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो हमें यहाँ पर बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने कालों में बांटा गया है। तो देखिए बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास को तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, यानी कि 4 कालों में बांटा गया। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। आपको ध्यान रखना है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 कालों में बांटा गया है, यानी कि 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया सांध्य गीत काव्य संकलन के रचनाकार है। तो आपको बताना है सांध्य गीत काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा जी है,
महादेव वर्मा जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या धर्मवीर भारती जी हैं। तो बात करें सांदे गीत काव्य संकलन के रचनाकार की, तो ये है महादेव वर्मा जी का, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें हमसे पूछा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1907 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1922 ईस्वी में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 28 का ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1950 ईस्वी में, 9 सितंबर 1850 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी के काशी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था, और वाराणसी के काशी में हुआ था, यानी कि 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस जनपद में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी, ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी इटावा में, ऑप्शन नंबर डी है झांसी में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस जनपद में हुआ था? मैनपुरी में, अलीगढ़ में, इटावा में, झांसी में। तो देखिए, बात करें मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म के बारे में, तो किस जनपद में हुआ था? तो ये होता है झांसी में। कहाँ हुआ था? झांसी में। ये झांसी उत्तर प्रदेश के झांसी के निकट चिरगांव नामक जनपद में हुआ था। और इनका जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 ईस्वी में। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी के निकट चिरगांव नामक जनपद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अजातशत्रु नाटक के लेखक हैं, तो कौन है अजातशत्रु नाटक के लेखक? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है रामकुमार वर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 का ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, बात करें अजातशत्रु नाटक के लेखक की, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सुल्तानपुर में, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहाँपुर में, ऑप्शन नंबर सी है सहारनपुर में, ऑप्शन नंबर डी है रायबरेली में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म हुआ था। तो देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसमें आपसे सन पूछा गया था कि किस सन में हुआ था, और इसमें पूछा गया जन्म कहाँ हुआ है। तो देखिए, आपको इसका सन भी पता होना चाहिए, यानी कि इन लेखकों के जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। आपको ये दोनों बात अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखिए, बात करें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म सहारनपुर जिले के देवबंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? सहारनपुर जिले के देवबंद में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, अभी पहले मैंने आपको बताया था कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 मई को, 29 मई 1906 ईस्वी में। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 32। तो देखिए, इसमें पूछा गया बादल की मृत्यु एकांकी है, तो किसकी एकांकी है? महादेव वर्मा जी की, रामकुमार वर्मा जी की, प्रेमचंद्र जी की, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें बादल की मृत्यु एकांकी की, तो किसकी है? ये है रामकुमार वर्मा जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर सी है जैनेन्द्र कुमार जी, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 33 का ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, बात करें त्यागपत्र उपन्यास के लेखक की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैनेन्द्र कुमार जी, यानी कि 33 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। इससे आपको देखिए ये भी पता चला है त्यागपत्र क्या है, एक उपन्यास है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 34। तो इसमें हमसे पूछा गया है सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी को, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, ऑप्शन नंबर सी है महादेव वर्मा जी को, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 34 ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य व शिक्षा के लिए दिया गया था पद्म भूषण। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किसके लिए? साहित्य व शिक्षा के लिए दिया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। ऑप्शन नंबर ए विचार और वितर्क, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय अर्थनीति, ऑप्शन नंबर सी है धरती के फूल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है विचार और वितर्क, भारतीय अर्थनीति, धरती के फूल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 35 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा?
जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है, तो ये है भारतीय अर्थनीति। और कौन सी नहीं है? विचार और वितरक नहीं है, धरती के फूल नहीं है, और इनमें से कोई नहीं है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना कौन सी है? तो ये है हमारी भारतीय अर्थनीति। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, पहले किसी क्वेश्चन में बताया, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, और वो है तो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 36 का A, B या C या D कौन सा सही हो जाएगा कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पता चलेगा आपकी तैयारी कितने अच्छे से हो गई है, क्योंकि देखिए 2 महीने बाद ही हमारा एग्ज़ाम है 18 फरवरी को, तो अब तक तो हमारी तैयारी हो जानी चाहिए अगर आपको टॉपर बनना है। तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कमेंट करके बताएंगे। 36 का A, B, C या D कौन सा सही होगा, और अगर वो है तो कितने हैं, 5 है तो कितने हैं, 7 हैं तो कितने हैं, मतलब कौन कौन से हैं, 4 है तो कौन कौन से, और 6 है तो कौन कौन से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 37 यानी कि 37। तार सप्तक के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर A महादेव वर्मा जी, ऑप्शन नंबर B है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर C है अज्ञे जी, ऑप्शन नंबर D है प्रताप नारायण मिश्र जी। तो देखिए तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो ये थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। गंगा लहरी काव्य कृति के लेखक का नाम है। ऑप्शन नंबर A जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ऑप्शन नंबर B है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, ऑप्शन नंबर C है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर D है महादेव वर्मा जी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए गंगा लहरी काव्य कृति, गंगा लहरी काव्य कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या महादेव वर्मा जी। तो देखिए बात करें गंगा लहरी काव्य कृति की, तो इसके हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 39। इन निम्न में से कौन राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात है? तो कौन विख्यात है? महादेव वर्मा जी है, प्रताप नारायण मिश्र जी है, जयशंकर प्रसाद जी है, मैथिली शरण गुप्त जी है। तो बात करें राष्ट्रकवि की, तो राष्ट्रकवि है मैथिली शरण गुप्त जी, यानी कि ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होते हैं, तो आपको इनको छोड़कर नहीं जाना, आपको इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना, और वीडियो में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, और लास्ट में ज़रूर बताना आपके 50 में से कितने आंसर्स सही हुए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अनामिका की रचनाकार हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अनामिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर A जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर B है प्रताप नारायण मिश्र जी, ऑप्शन नंबर C है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और ऑप्शन नंबर D है मैथिली शरण गुप्त जी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें अनामिका के रचनाकार की, तो अनामिका के रचनाकार कौन है, तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है फ्रेंड्स? ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। वैदिकी हिंसा न भक्ति के लेखक है। ऑप्शन नंबर A है बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर B है राम नरेश मिश्र जी, ऑप्शन नंबर C है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन नंबर D है बद्री नारायण प्रेमगंज जी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 41 का A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए वैदिकी हिंसा न भक्ति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, राम नरेश मिश्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, या बद्री नारायण प्रेमगंज जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तिब्बत यात्रा में किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर A संस्मरण की, रेखाचित्र, यात्राव्रत, या आत्मकथा। तो देखिए तिब्बत यात्रा में किस विधा की रचना है, तो यह है यात्राव्रत की। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर A नदी के द्वीप, ऑप्शन नंबर B है मैलाचल, ऑप्शन नंबर C है त्यागपत्र, और या ऑप्शन नंबर D है पुनर्वा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? ये है पुनर्वा, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। लवंग लता के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर A बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर B है किशोरीलाल गोस्वामी जी, ऑप्शन नंबर C है अमृतलाल सागर जी, या ऑप्शन नंबर D है भगवती शरण अग्रवाल जी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए लवंग लता के लेखक हैं। तो कौन है लवंग लता के लेखक? तो ये है किशोरीलाल गोस्वामी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा 44 का। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राहुल सांकृतन की रचना है।
ऑप्शन नंबर ए अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर बी है काठ का सपना, ऑप्शन नंबर सी है संयोगिता स्वयंवर, ऑप्शन नंबर डी है मुक्ति पथ। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए राहुल साकरातियन की रचना है। तो ये है अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर बी है नरपति नाल्य, ऑप्शन नंबर सी है भट्ट केदार, या ऑप्शन नंबर डी है विद्यापति। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जयचंद्र प्रकाश के लेखक हैं, के रचनाकार कौन है। तो ये है श्रीधर, कौन है, तो ये है हमारे भट्ट केदार जी, यानी कि 46 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है भक्ति काल का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर ए बी है पद्मावत, ऑप्शन नंबर सी है साकेत, और ऑप्शन नंबर डी है कामायनी। तो 47 का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए 47 का क्वेश्चन आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। तो भक्ति काल का महाकाव्य क्या है, पद्मावत। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 एकांतवासी योगी के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन नंबर बी है बाल मुकुंद गुप्त जी, ऑप्शन नंबर सी है श्रीधर पाठक जी, या ऑप्शन नंबर डी है मैथिली शरण गुप्त जी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 48 का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें एकांतवासी योगी के रचनाकार, तो ये है श्रीधर पाठक जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है, अतिबोधिकता, युद्धों का सजीव चित्रण, या उपमानों और प्रतीकों में नवीनता, या व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 49 का ए बी सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, अतिबोधता नहीं है, और कौन कौन सी है, युद्धों का सजीव चित्रण है, उपमानों और प्रतीकों में नवीनता है, और व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है वेदना की प्रतिमूर्ति की कवित्री हैं महादेव वर्मा जी, मैत्रेयी पुष्पा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, या सुमन राजे। तो देखिए बात करें वेदना की प्रतिमूर्ति की, तो यह है महादेव वर्मा जी। वेदना की प्रतिमूर्ति कौन है, यह है महादेव वर्मा जी। और देखिए महादेव वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महादेव वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं जो कि गद्य और काव्य साहित्य से हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए आपके 50 में से कितने सही हुए हैं। इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।